क्या एंटी एजिंग प्रोडक्ट लेने से किसी की जान जा सकती है? प्रोडक्ट होती है जिसको हम एनईडी कहते हैं, निकोटिन इंजेक्शन, जो मार्केट में ग्लो इंजेक्शन करके बहुत फेमस। आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है जिसकी वजह से आपके कार्डियक अरिथमियाज हो सकती हैं, काफ़ी फेटल सिचुएशन बन सकती है। तो मतलब ग्लूटाथियोन से बीपी लो हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है अगर अनरेगुलेटेड तरीके से लिया जाए। हमारी कंट्री में गोरा दिखने का एक बहुत ही क्रेज है ग्लूटाथियोन। बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। जब ये इंजेक्शन दी जाती है तो लोग फेयर होते हैं। तो एज को क्या रोका जा सकता है या सिर्फ स्लो डाउन किया जा सकता है? एब्सोल्युटली रोका जा सकता है, ये हम बिल्कुल रोक सकते हैं। जो लोग 40 के होते हैं वो लगते ही नहीं है, दे लुक 30। जो लोग 50 के होते हैं वो 50 नहीं लगते। इतनी सारी सेलिब्रिटीज को देखो, पीपल हैव रिफ्यूज टू एज नाउ। अगर एंटी एजिंग में किसी को जाना है तो वो ओरली क्या ले सकता है? सिर्फ क्रीम्स लगा के कोई भी एंटी एजिंग गोल्स अचीव नहीं कर सकता है। कि इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, अगर आपने एक बार शुरू किया तो क्या फिर आपको हमेशा इंजेक्शंस पे रहना पड़ेगा? लोग सब कुछ शॉर्ट टर्म गोल चाहते हैं। पीपल जस्ट वांट टू लूज वेट सो क्विकली, लुक गुड सो क्विकली। इट्स जस्ट अ मैगी जनरेशन। बाहर के प्रोडक्ट लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं, महंगे भी होते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे रिलेटिव्स बाहर से आ रहे हैं, तो हम उनसे हेयर गमीज और कोलेजन पाउडर्स मंगा रहे हैं, तो डॉक्टर ये क्या हम कंज्यूम कर लें? जिन्हों को कॉस्मेटिक्स नहीं सूट करते हैं, बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक्स से एलर्जिक होते हैं, वो क्या करें? सेंसिटिविटी तो हल्दी से भी होती है, रिएक्शन तो पोटैटोज से भी होते हैं। हल्दी, बेसन, दही कितने असरदार हैं? और लोगों को गलत फहमी है कि हम कभी नेचुरल चीज़ें लगाएंगे तो हम एज नहीं होंगे। कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कॉस्मेटिक में जरूर देखने चाहिए? अगर एंटी एजिंग क्रीम्स ले रहे हो तो आप उसमें देखो कि इंडिया में स्किन हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? टूथपेस्ट लगाना है एक्ने के ऊपर। तो कौन कौन से फेक ट्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं जो नुकसानदेह हैं? इतना प्रेशर है आजकल यंगस्टर्स के ऊपर टू लुक गुड कि दे जस्ट वांट टू डू एनीथिंग। तो मेरे पास 20 इयर्स की लेडीज़ आती हैं जो कि ऑलरेडी विटामिन सी लगा रही हैं, नाइसिनामाइड लगा रही हैं और रेटिनॉल भी लगा रही हैं और उनके काफ़ी सारी और सप्लीमेंट्स ले रही हैं। फिर वो हमारे पास आती है कि हम और क्या ऐड करें। क्या एंटी एजिंग प्रोडक्ट किसी की जान ले सकता है? क्या विटामिन सी की आईवी ड्रिप किसी की मौत का कारण बन सकती है? क्या ग्लूटाथियोन लेने से कोई मर सकता है? ये तमाम सवाल कांटा लगा गर्ल शेफाली जरेवाला की मौत के बाद से हर किसी के जहन में घूम रहे हैं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम लेंगे हमारी गेस्ट डॉक्टर रश्मि शर्मा से, जो कि सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। लोगों को यंग और खूबसूरत बने रहने में और उनकी खूबसूरती को निखारने में उनकी मदद करती हैं। मोस्ट वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट, डॉक्टर रश्मि, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू फॉर बीइंग माय गेस्ट टुडे। थैंक यू सो मच। शेफाली जरेवाला बहुत ही फिट थी, हेल्दी थी, योगा करती थी, जिम जाती थी। महज 42 साल की उम्र एंड सडन डेथ। एवरीबडी इज शॉक्ड। उनकी मौत से जुड़े जो कारण सामने आ रहे हैं उसमें बहुत सी बातें हैं, जिसमें कार्डियक अरेस्ट का होना, बीपी का लो हो जाना, एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स लेना, उपवास रखना, ये कुछ एक मेन बातें हैं जो चल रही हैं। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ कि क्या एंटी एजिंग प्रोडक्ट लेने से किसी की जान जा सकती है? एब्सोल्युटली नो। एंटी एजिंग प्रोडक्ट लेने से आपकी जान नहीं जा सकती है। जिस इंजेक्शन की बात चल रही है, जिसे हम कहते हैं ग्लूटाथियोन, बेसिकली ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये मास्टर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है जो इनफैक्ट लिवर डिजीजेस में, जैसे आपके नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो गए, या लिवर इंजरीज हो गए, लिवर डिजीजेस हो गई, या फिर जब लोगों को क्रॉनिकली लंबे समय से कैंसर की ट्रीटमेंट चलती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए या फिर उसकी साइड इफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए दी जाती है। सो ये बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट है जो कि हम लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं। उसको देखा गया कि जब ये इंजेक्शन दी जाती है तो लोग फेयर होते हैं, बिकॉज़ ये हमारी जो मेलानिन होती है उसको, टायरोसिन को रिड्यूस करती है। बेसिकली मेलानिन पिगमेंट को रिड्यूस करती है। तो हमारी बॉडी में 2 तरह की मेलानिन होती हैं, यू मेलानिन और फियोमेलानिन। ये बेसिकली यू मेलानिन और फियोमेलानिन की कन्वर्जन को इंक्रीज़ करती है। आप कितने गोरे या काले होंगे या आपके अंदर कितनी मेलानिन है, ये डिसाइड करती है। तो ये यू मेलानिन को फियोमेलानिन में कन्वर्ट करती है और उसकी वजह से आप गोरे दिखते हैं। और ये 100% एश्योरिटी नहीं है कि आप बिल्कुल इससे 100% वाइट हो जाएँगे। कुछ लोगों में ये काम करती है, कुछ लोगों में नहीं करती है। ये देखा गया है कि हमारी कंट्री में गोरा दिखने का एक बहुत ही क्रेज़ है, राइट? एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड। लुक गुड एक अलग चीज़ है,
और फील गुड एक अलग चीज़ होती है। आप बहुत ही पतले हैं, अच्छे दिखते हैं, बट क्या आप फिट हैं? That's a question. That's we all need to understand and actually sit back and think. Somebody who's looking very fit, is he, she actually fit? Hmm. That's the question. और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि ग्लूटाथियोन जिस सिचुएशन में उन्होंने ली, उन्होंने सेल्फ मेडिकेट किया, कौन सी प्रिपरेशन ली, मार्केट में और भी बहुत सारे एंटी एजिंग सप्लीमेंट है, जैसे कि एनएडी इंजेक्शंस, जो कि आप देखोगे बहुत सारे आईवी लॉन्जेस, बार्स हैं, जहाँ पे अनरेगुलेटेड तरीके से ये इंजेक्शंस दी जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये इंजेक्शन आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कर सकती है, इट कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शन। तो जब हम ये चीज़ें देते हैं किसी भी डर्मेटोलॉजी क्लिनिक में जहाँ पे डॉक्टर होता है, यूजुअली वी टेक सर्टेन सेफ लिमिट्स एंड वी take your body weight, your BP, and everything is taken in check, and all the protocols are maintained, and then this is given. अगर ये अनऑथराइज्ड अनरेगुलेटेड तरीके से दी जाएगी तो किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन की साइड इफेक्ट है, फॉर सिंपल एज इट इज लाइक पैरासिटामोल, राइट? वी ऑल टेक इट, बट समटाइम दैट ऑल्सो कैन कॉज साइड इफेक्ट्स। सो साइड इफेक्ट्स हर चीज़ का होता है, आपका डॉक्टर उसको अच्छे तरीके से एक सेफ्टी नेट में रख के आपको वो चीज़ें देता है। सो जब हम इस चीज़ को छोड़ के खुद ही अपने आप से खुद को सेल्फ मेडिकेटेड करते हैं, प्रॉब्लम वहाँ पे आती है। तो मतलब ग्लूटाथियोन से बीपी लो हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है अगर अनरेगुलेटेड तरीके से लिया जाए तो? बीपी लो होना एक बहुत ही वेग टर्म है। अगर उन्होंने डिहाइड्रेशन करा, शी वाज फास्टिंग दैट डे, शी वाज डिहाइड्रेटेड, देन ऑफ कोर्स इन सच अ सिचुएशन इफ शी इज टेकिंग ग्लूटाथियोन इट कैन कॉज लो बीपी। अच्छा, मतलब अगर आप फास्टिंग में आप ग्लूटाथियोन इंजेक्शन ले रहे हैं तो वो रिएक्ट कर सकता है, तो आपका बीपी लो हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं जो कि बहुत रेयर हैं, इट्स नॉट अ वेरी कॉमन साइड इफेक्ट, इट्स जनरली अ वेरी सेफ मेडिसिन। तो विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है कोविड के टाइम से ही, उसको इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन सी। तो क्या विटामिन सी की डोज अगर ज़्यादा हो जाए या फिर आप इंजेक्टेबल ले रहे हैं, क्या वो रिस्की हो सकती है आपकी हेल्थ के लिए? आपकी जान को खतरा हो सकता है उससे? सेफ लिमिट में एब्सोल्युटली नहीं। अगर आपने वी हैव टू ये देखना ज़रूरी है कि ग्लूटाथियोन और विटामिन सी यूजुअली ये कॉम्बिनेशन एक दूसरे को एनहांस करता है। सो ये रेशियो इसलिए कंबाइन करते हैं बिकॉज विटामिन सी कोलेजन बूस्ट करती है, दैट्स अ कोएंजाइम। सो इस कॉम्बिनेशन में ग्लूटाथियोन ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इसलिए इन दोनों को कंबाइन किया जाता है। बट इसकी वजह से किसी की डेथ हो जाएगी या इतना मेजर साइड इफेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। हुँ। अच्छा, तो ये आप सेफ तरीके से ले सकते हैं, लेकिन क्या आपको डॉक्टर की एडवाइस से लेना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स या बहुत सारे जो जनरल इम्यूनिटी की चीज़ें हैं, स्किन ग्लो के जो ओरल मेडिकेशंस हैं या फिर इंजेक्टेबल्स भी हैं, तो ओवर द काउंटर जो चीज़ें अवेलेबल हैं, लोग ईज़िली उसको यूज़ कर रहे हैं। करना चाहिए? एब्सोल्युटली नहीं करना चाहिए। ये बात आज आपके थ्रू ये मैं बोलना चाहती हूँ। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर हमें ग्लूटाथियोन ये किसी दूसरे बहुत सारे अनरेगुलेटेड वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको चीपर कॉस्ट में काउंटरफीट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो वो ये प्रोडक्ट्स लेके आते हैं और कहते हैं कि हम इसको लगा सकते हैं बिकॉज़ दीज़ ये बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हैं। सो इसकी कहीं न कहीं आज बहुत ज़्यादा नीड है कि रेगुलेटेड सेल होनी चाहिए और इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। आजकल हर बंदा डॉक्टर है। कोई आप आते हो, आपको कोई आपकी फ्रेंड कोई प्रोडक्ट बोलती है, ये बहुत ही अच्छा है। अगर हम देखें तो हर बंदा एक अपनी अलग प्रोडक्ट एंडोर्स कर रहा है। हुँ। इनफैक्ट मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उनको ये लगता है सेलिब्रिटी एंडोर्स प्रोडक्ट है, तो ये हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो इसको ही लगाते हैं और इसकी वजह से वो इतने फेयर हैं। बट ऐसा नहीं है। हर सेलिब्रिटी जो प्रोडक्ट एंडोर्स करता है, वो सिर्फ़ वही लगाता है और उसके पीछे वो और क्या चीज़ें कर रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो आजकल के टाइम पे मुझे ये लगता है रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली इस केस के बाद तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप खुद से कोई भी एंटी एजिंग सप्लीमेंट के नाम पे जैसे कोएंजाइम क्यू, जैसे रेस्वेराट्रोल या ऐसी बहुत सारी सप्लीमेंट्स हैं जो लोग खुद से लेते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एब्सोल्यूटली नहीं लेना चाहिए। तो कौन-कौन से फेक ट्रेंड्स हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जो नुकसानदेह हैं? जैसे कि मैं ये बोलूँ कोएंजाइम क्यू, काफ़ी ज़्यादा लोग कोएंजाइम क्यू को खा रहे हैं। रेस्वेराट्रोल काफ़ी ज़्यादा कंज़्यूम करे जा कोएंजाइम रहे हैं। क्यू से क्या होता है? बेसिकली ये एंटी एजिंग के लिए प्रमोट करी जाती है, जो आपके सेल्स में बहुत सारी टॉक्सिक इंजरीज़ होती हैं, जिसको हम कहते हैं कि ऑक्सीडेटिव इंजरी। जैसे पॉल्यूशन में जाएँ या फिर सनलाइट की वजह से जो हमारी स्किन को डैमेज होती है, तो वो हमारी स्किन को एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है।
तो अब उसको फ़िल्टर आउट करने के लिए हम कुछ ऐसे इंग्रीडिएंट लेते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, जो हमारी स्किन के सेल्स में जो ऑक्सीडेटिव इंजरी हो रही है, जो सेलुलर लेवल पे जो डैमेज हो रही है, वो उसको प्रोटेक्ट करती हैं। तो इस वजह से जैसे ग्लूटाथियोन भी बेसिकली इसके लिए ही लिया जाता है। बहुत ही एनर्जेटिक फ़ील होता है। फिर एक दूसरी प्रोडक्ट होती है जिसको हम एनएडी कहते हैं, निकोटिनिडी जिसको हम कहते हैं एनएडी इंजेक्शन, जो मार्केट में ग्लो ग्लो इंजेक्शन करके बहुत फ़ेमस है। तो इनफैक्ट इसके लेने से भी जो हो सकता है कि आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, जिसकी वज़ह से आपके कार्डियक अरिथमियाज़ हो सकती हैं, काफ़ी फेटल सिचुएशन बन सकती है। तो उन्होंने क्या लिया था, उन्होंने क्या एनएडी के कंज्यूमेबल लिए थे या फिर उन्होंने ग्लूटाथियोन लिया था, वो ओरल क्या-क्या चीज़ें ले रही थीं। उनके घर में काफ़ी सारी सप्लीमेंट्स भी पाई गई हैं जो कि हुँ, वो हुँ। अनरेगुलेटेड तरीके से ले रही थी और कितना कंज़्यूम कर रही थी और वो कितने साल से ले रही थी और क्या वो खुद से सेल्फ इंजेक्ट कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें जो भी हमें नहीं पता है जो कि हमें अगर हमें एक बार पता चले देन वी कैन हैव अ क्लैरिटी ऑन दिस। हुँ। तो मुझे बताइए एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स जो लोग लेते हैं वो इसी वजह से लेते हैं कि जो एज है उसका उनके ऊपर असर ना हो। तो एज को क्या रोका जा सकता है या सिर्फ स्लो डाउन किया जा सकता है, धीमा किया जा सकता देखो एज को रोका नहीं जा सकता। है? ये हमारे बेसिकली ये समझना ज़रूरी है कि एजिंग होती कैसे है। 2 तरीके की एजिंग होती है, एक होती है इंट्रिंसिक एजिंग और एक एक्सट्रिंसिक एजिंग। अ, अब इंट्रिंसिक एजिंग जो हमारे सेल के लेवल पे हो रही है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर एक पार्टिकल होती है, सब्सटेंस होती है, उसको हम टेलोमेयर कहते हैं, जो उसके एंड में होती है, जो क्रोमोसोम का सीक्वेंस होता है, जो प्रोटेक्शन करती है, सेलुलर कैपिंग करती है। अब हर सेल डिवीजन के साथ-साथ ये छोटी होती जाती है और उसकी वजह से हमें सेलुलर लेवल पे एजिंग होती है। अब कोई तरीका नहीं है जिससे हम इसको रोक सकें। अब जो एक्सट्रिंसिक एजिंग होती है, हम सिर्फ़ उसको कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी स्टेप्स पे। व्हाट इज़ इंट्रिंसिक एजिंग? इंट्रिंसिक जो हमारी अंदर से हो रही है, हुँ, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, इंटरनली जो हो रही है, उसको जो आप रोक सेलुलर सकते लेवल हैं। पे हो रही है, हम उसको नहीं कुछ भी कर अच्छा सकते हैं, उसको दैट नहीं विल कर सकते। हैपन। हुँ, जो एक्सट्रिंसिकली हो रही है, जैसे सन की वजह से आपकी यूवीए, यूवीबी, इसकी वजह से आपकी स्किन में जो डैमेज होती है, अब आपकी यूवीए रेज़ जो होती हैं, वो काफ़ी डीप पेनिट्रेट करती हैं। तो उसकी वजह से आपके डीएनए लेवल पे डैमेजेस हो सकते हैं। हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यूवीबी जो कि सन बर्न करती है, जैसे इंडियन स्किन में आप देखोगे एजिंग की पहली साइन रिंकल्स नहीं होती है, उसके पहले पिगमेंटेशन लाइन्स आते हैं। आपके ब्राउन स्पॉट्स दिखने लगते हैं आपकी स्किन पे, आपको मेलाज़्मा होता है। सो ये इंडियन स्किन टाइप में इस तरह की एजिंग होती है। सो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि स्मोकिंग हो गया, पॉल्यूशन हो गया। सो ये जो बाहर की जो भी चीज़ें हैं, जो बाहर से हमारी स्किन को एज कर रही हैं, हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फाइन लाइन्स को, रिंकल्स को हुँ। रोका जा सकता है या डिले किया जा सकता है? एब्सोल्युटली रोका जा सकता है। ये हम बिल्कुल रोक सकते हैं। आजकल आप देख रहे हैं अ, जो लोग 40 के होते हैं वो लगते नहीं है, दे लुक 30। जो लोग 50 के होते हैं वो 50 नहीं लगते। हुँ, आप हम इतनी सारी सेलिब्रिटीज़ को देखो, पीपल हैव रिफ्यूज़्ड टू एज नाउ। हुँ, बट कहीं न कहीं एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप 50 के हैं तो आपको 40 का टारगेट कर सकते हैं। यू कैन नॉट टारगेट टू लुक 20, दैट कैन नॉट हैपन, हुँ। राइट? सो आपकी सेल्स जो होती है, जेनेटिक्स होती है, उसको आप अल्टर नहीं कर सकते हैं। अब एक दूसरी चीज़ होती है एपिजेनेटिक्स। ये आपके सेल के आस-पास की चीज़ें हैं, जैसे एनवायरमेंटल एक्सपोज़र, यूवी रेज़, जो आपकी जीन्स को आप कैसा खाना खाते हैं, आप कितना स्ट्रेस लेते हैं, तो वो आपको कुछ हद तक आपकी जीन्स को अल्टर कर सकती हैं। इसको हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, पर हमारी जेनेटिक्स तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो कैसे रोक सकते हैं आप फाइन लाइन्स को, रिंकल्स को, अब एजिंग को? अब ये आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब इसको 2 तरीके से रोक सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे कि डॉक्टर मैं तो ये लाइन्स आ रहे हैं, मेरे फेस पे रिंकल्स आ रहे हैं एंड आई डोंट फील गुड अबाउट इट, तो हम क्या कर सकते हैं? मैं यूजुअली मेरे पेशेंट्स को ये एडवाइस करती हूँ कि 2 तरीके हैं, एक होता है इंजेक्टेबल, एक होता है नॉन इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट। आजकल लोगों को बहुत डर लगता है। आजकल एक बहुत ही फेशियल ओवरफिलिंग सिंड्रोम है, जब फेस लोगों का बहुत ही, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको आपने देखा है, आपको पता चलता है कि उन्होंने कुछ हुँ, कर रखा है, जो हुँ। ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता। तो अब लोगों को ये फ़ियर आ गया है, तो नाउ-ए-डेज़ लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हम ना नॉन इंजेक्टेबल तरीके से एंटी एजिंग चाहते हैं। हुँ, जिसमें इंजेक्शंस का इस्तेमाल ना करना पड़े। ना करना पड़े, तो वो बहुत ही सिंपल तरीका होता है। अब पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट जो होती है, जैसे कि आप बोटॉक्स और फिलर, बोtulinum टॉक्सिन हो गई या फिर फिलर्स होते हैं। तो बोtulinum टॉक्सिन जो होती है बेसिकली, आप ये समझ सकते हैं ये सोफ़ा जैसे इसका कवर है और इसका कुशन है। तो बोटॉक्स जो होता है बेसिकली उसके कवर के जैसा काम करता है। तो अगर आपने कवर चेंज किया, अगर
ये शाइनी टाइट लग रही है, तो ये आपका बोtulinum टॉक्सिन है। अगर आपने कुशन को चेंज किया तो दैट इज़ लाइक फिलर्स होते हैं। तो दोनों लेवल पे हमें एजिंग हो रही होती है। हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर आप बहुत गुस्सा करते हैं तो आप देखते हैं कि कई बार हमारे यहाँ पे 2 लाइनें आ जाती हैं, जिसको हम एंगर लाइन्स कहते हैं। जो लोग बहुत गुस्सा करते हैं उनके बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, या फिर हम जब बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे होते हैं तो हमारे साइड्स में ये लाइन्स आ जाती हैं, जिनको हम क्रोज फीट कहते हैं। तो बोtulinum टॉक्सिन जो है वो बेसिकली एक प्रोटेक्टिव इंजेक्शन है, जो आप अगर समय से लेना शुरू करते हैं तो वो आपकी जो लाइंस हैं उसको आने से रोक सकती हैं। तो लाइंस 2 तरह की होती हैं, एक जो आ चुकी हैं और जिसको हम स्टैटिक लाइंस कहते हैं, और दूसरी डायनामिक लाइंस, जो आप जब बात करते हैं तो आती है, तो उनको हम डायनामिक लाइंस कहते हैं। अब ये जो बोtulinum टॉक्सिन है वो उस लेवल पे काम करती है। तो जो लाइनें आ चुकी हैं उसको ये खत्म नहीं कर सकती है। जो लाइनें आने वाली हैं, तभी हम कहते हैं कि प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है। सो हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर मैं तो बहुत यंग हूँ, तो क्या मुझे बोटॉक्स लेना चाहिए? तो मैं उनको ये बताती हूँ कि एक्चुअली ये प्रिवेंशन के लिए होता है, तो ये आप जल्दी लगाते हो। जब ये आ चुके हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कि आपके ये वाले लाइन्स हो गए, आईज़ के अराउंड जो लाइन हो गए, कई बार आप जब बात करते हो तो आपके ये नेज़ल फ्लेयर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, तो उसको भी हम कई हद तक नैरोइंग कर सकते हैं। कई बार आपकी स्माइल डाउन टर्न हो जाती है, तो उसको भी हम अप टर्न कर सकते हैं। तो ये सारे तो बोtulinum टॉक्सिन की बात हो गई। अब दूसरी चीज़ होती है फिलर, जो कि बेसिकली हाइलुरोनिक एसिड है, जो कि हमारे स्किन में जो फैट पैड होते हैं, कुशन्स होते हैं, वो उसको रीस्टोर करती है। अब आप बोन को समझ सकते हैं कि जैसे वो एक बेड के जैसे होती है, जिसके ऊपर ये सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि आपके फैट पैड्स हैं, आपके लिगामेंट्स हैं, आपकी स्किन है। जब आप एज होते हो तो आपके बाल वाइट होते हैं, आप देखोगे कि आपके ऑब्वियसली यू हैव टूथ डिके भी होता है, आपकी बोन रिजॉर्प्शन होती है, फैट पैड श्रिंकिंग होती है। एक तो आपकी फैट नीचे लटक रही होती है क्योंकि वो ग्रेविटेट हो जाती है, और दूसरी वो श्रिंक भी हो रही होती है। तो आपके जो जॉ लाइन शार्प होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, और आपकी फेस जो है वो थोड़ी ब्रॉड दिखने लगती है। सैगिंग होने लगती है आपकी स्किन की, लूज हो सैगिंग, जाती है लूज आपकी हो स्किन। जाती है, आपकी स्किन उतनी लश्चर खत्म हो जाती है। बेसिकली इंडियंस में जो मैं देखती हूँ, आपकी टेक्सचरल इम्परफेक्शन हो जाती है। जैसे आप टच करेंगे तो आपकी स्किन रफ लगती है। तो ये हो गए जो हमारी स्किन इस तरीके से एज होती है। तो ये तो इंजेक्टेबल में ये 2 ऑप्शन हो गए। आजकल एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जैसे जिसको हम कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड। अब हर कोई को पता है कि हाइलुरोनिक एसिड वाटर एब्ज़ॉर्ब करती है, पर ये एक एंटी एजिंग नहीं है। ये वाटर एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को शाइन देती है, लस्टर देती है, पर ये टेम्परेरी इफेक्ट देती है। अब एक दूसरी इंजेक्शन होती है जो हम एचए को डीपर लेवल पे इंजेक्ट करते हैं, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करती रहती है। इट्स लाइक अ स्पॉन्ज व्हिच कीप्स एब्जॉर्बिंग द वाटर। तो आपकी स्किन में वो शाइन दिखती है। आपकी स्किन में जितनी लस्टर दिखेगी, जितनी आपकी स्किन मॉइस्चराइज्ड है, जितनी हाइड्रेटेड है, सो ये उस लेवल पे काम करती है। तो ये 3 हमारे इंजेक्टेबल ऑप्शन हो जाते हैं। हम्म। अब हम आते हैं, बात करते हैं नॉन इंजेक्टेबल नहीं, ऑप्शन क्या उससे है। पहले मैं नॉन इंजेक्टेबल पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि इंजेक्टेबल्स जो होते हैं, अगर आपने एक बार शुरू किया तो क्या फिर आपको हमेशा इंजेक्शंस पे रहना पड़ेगा अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा दिखाना है, या कुछ टाइम आपने लिया फिर छोड़ दिया, तो एक टाइम पीरियड होता है कि ये साल 2 साल काम करेगा और अ, उसके बाद आपको फिर से ये बहुत ही लेना अच्छा पड़ेगा? सवाल है। ये इनफैक्ट मेरे पेशेंट्स मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। ऑफ कोर्स इसकी एक टाइम लिमिट होती है। हम्म। अगर हम बोटुलिनम टॉक्सिन की बात करें, तो ये यूजुअली 4 टू 6 मंथ्स तक काम करती है। उसके बाद बोटॉक्स। आपको बोटॉक्स तो एक ब्रांड है। हम्म। जैसे कि आपका काफ़ी और सारे ब्रांड्स हैं। जैसे कंपनी की बात करें तो एलर्गन, गैल्डर्मा, ज़ियोमीन, ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अब वो प्रोडक्ट का नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। ओके, तो लेकिन ये जो कॉमन जो लोग हैं ज्यादातर आम लोग उसको ना बोटॉक्स के नाम से ही ज्यादा जानते हैं, पहचानते बट हैं। उसके अंदर जो हाँ, चीज़ होती है बोटुलिनम टॉक्सिन होती है। राइट। सो ये जैसे डिस्पोट होती है, गैल्डर्मा की वही हाँ, बोटुलिनम टॉक्सिन को डिस्पोट कहते हैं। तो अलग-अलग ब्रांड्स के हिसाब से उनके नाम होते हैं, बट काम उनका सेम ही है। बेसिकली वो मसल की कॉन्ट्रैक्शंस को एक तरह से रोकती है। हम्म। तो वो आपकी जो मसल जिस डायरेक्शन में रन करती है, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपके रिंकल्स आते हैं। तो हम उस डायरेक्शन में उसकी गाइडलाइंस के हिसाब से हम इंजेक्ट करते हैं, जो कि 4 टू 6 मंथ्स के लिए काम करती है। अब अगर फिलर्स की बात करें, तो ये अराउंड 1 एंड हाफ टू 2 इयर्स तक काम करती है। अब ये जो आपकी रिस्टोरेशन कर चुकी है, उसके बाद मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि मैं कोई भी एक चीज़ नहीं करती हूँ। मैं यूजुअली बहुत सारी और भी ट्रीटमेंट्स होती हैं, जैसे कि एनर्जी बेस्ड डिवाइसेज़ हो गए आपके, हाइली फोकस अल्ट्रासोनिक डिलीवरी हो गई, हाइफू ट्रीटमेंट जो कहते हैं। सो और भी जैसे CO2 लेज़र्स हो गए, फ्रैक्शनल लेज़र्स हो गए। सो इन सारी चीज़ों के कॉन्कॉक्शन से अगर हम करते हैं, तो स्किन एक नेचुरल तरीके से आपकी ऊपर की लेयर पे भी, मीडियम लेवल पे भी और डीप लेवल पे, हर लेवल पे हम स्किन को रिस्टोर करते हैं। हम्म। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार शुरू किया है तो आप हमेशा करें, बट देन ब्यूटी इज़ एडिक्टिव। हम्म।
अच्छा, लेकिन जब आप छोड़ देंगे तब ऐसा तो नहीं है कि तब आपकी स्किन और ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा खराब लगने लगेगी? ये हर बंदा मुझसे ये सवाल पूछता है, ऐसा नहीं होता है, आपकी स्किन पहले से खराब नहीं होती है। इनफैक्ट बेटर होती है क्योंकि आपने उसका ज़्यादा ध्यान रखा है। बट देन एजिंग इज़ हैपनिंग एवरी डे, तो उसको तो ये रोक नहीं सकती है। तो जो हुँ। आने वाली एजिंग है वो तो होगी, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट यहाँ जिस हद तक जिस स्टेप पे आप खड़े हो, उस स्टेज पे जो आपकी एजिंग होगी, ये इसको काफ़ी हद तक प्रिवेंट करती है। तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है इंजेक्शन का, ये जो आप ट्रीटमेंट अगर बता आप रही हैं? सेफ तरीके से लेते हैं तो हुँ, साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। लेकिन अगर आप ऑफ लेबल इंडिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि आजकल लोग पतले होने के लिए जॉ में बोटॉक्स इंजेक्शन करते हैं। हुँ, तो यूजुअली देखा गया है कि जो ओवल फेस है और जो नीचे से जॉ स्मॉल होती है तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। हुँ, तो कई बार लोग बोटॉक्स जॉ में भी करते हैं। तो अगर ये जॉ में जो बोटॉक्स करते हैं, बोtulinum टॉक्सिन इंजेक्शन करते हैं और वो अगर थोड़ी-सी किसी ऐसी मसल में चली जाए, जैसे राइज़ोरियस मसल हो गई या आस-पास की मसल में चली जाए, तो थोड़ी स्मॉल स्माइल आपकी डिफ़ॉर्म हो सकती है। हुँ। या फिर अगर आपने सेफ लिमिट से अगर बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के थ्रू कराते हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके डॉक्टर जिसने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले रही होती है, जिन्होंने कई इंजेक्शंस इसके बारे में काफ़ी लंबी पढ़ाई की होती है, काफ़ी टेक्नीक के ऊपर उनकी स्टडी होती है, ट्रेनिंग होती है, तो फिर ऐसी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो मतलब आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर से ही अपना ये इंजेक्शन लेना चाहिए, अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए अगर आप इन चीज़ों के लिए हुँ। जाना चाहते हैं तो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आजकल बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी हैं जो डॉक्टर लेड नहीं हैं, हुँ, जहाँ पे ये सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो इतनी रेगुलराइज़्ड नहीं हैं, हुँ। बट आपको चेक करना चाहिए कि आपके डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन क्या है? क्या वो बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या फिर क्या वो एक प्लास्टिक सर्जन है जो ये चीज़ कर सकते हैं? तो आपको कहीं भी नहीं करा लेना चाहिए, आपको डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन चेक करनी चाहिए। अब ओरल मेडिकेशंस पे आ जाते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स या मेडिकेशंस आप उसको जो भी कहती हैं, अगर एंटी एजिंग में किसी को जाना है, तो वो ओरली क्या ले सकता है, जिसमें इंजेक्शंस की ज़रूरत ना पड़े? अगर ग्लूटाथियोन की बात करें तो ग्लूटाथियोन स्प्रे भी होता है, टैबलेट्स भी होते हैं, तो और क्रीम्स के बेसिस भी हैं, इंजेक्टेबल्स भी हैं जो कि लोकल लेवल पे भी किए जा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं ये रिलेटिवली और भी ज़्यादा सेफ है और भी ज़्यादा ईज़ी टू एडमिनिस्टर हैं। एक तो ये लेते हैं, दूसरी चीज़ होती है कोएंजाइम क्यू और रेस्वेराट्रोल जो मैंने आपको बताया। फिर आजकल एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कोलेजन पाउडर्स का। हुँ। तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमारे रिलेटिव्स बाहर से आ रहे हैं, तो हम उनसे हेयर गमीज़ और कोलेजन पाउडर्स मँगा रहे हैं, तो डॉक्टर ये क्या हम कंज़्यूम कर लें? सो आज अगर देखा जाए तो साइंस इतनी लिटरेचर सपोर्ट नहीं है हमारे पास इन टॉपिक्स के ऊपर जहाँ हम इतने टॉल क्लेम्स कर सके कि आप बिल्कुल कोलेजन शॉट्स ले लो और आप बिल्कुल यंग ही रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं न कहीं ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, आप कैसा खाना खाते हो, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपकी रूटीन कैसी है। सो इन सब चीज़ों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है आपकी एजिंग में और मोर देन दैट आपकी फिटनेस लेवल तो अच्छी आप दिखने में तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो, पर क्या आप एक्चुअली फिट हो? आपके आजकल कितने सारे फैड्स हैं, कैसी-कैसी डाइट्स हैं। लोग सब कुछ शॉर्ट टर्म गोल चाहते हैं। पीपल हुँ, जस्ट वांट टू लूज़ वेट सो क्विकली, लुक गुड सो क्विकली। इट्स जस्ट अ मैगी जनरेशन हुँ, आई थिंक। तो कहीं न कहीं आई थिंक वी हैव टू रियलाइज़ दैट हुँ। एजिंग तो होगी, वो हम रोक नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट जस्ट मेकिंग इट मोर ग्रेसफुल। रेटिनॉल का यूज़ भी हुँ, डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं, हुँ, अगर आपको अपनी स्किन को अच्छा करना है हुँ। या उसको यंग रखना है। रेटिनॉल लोग अपने तौर पर बिना डॉक्टर की सलाह के ले सकते हैं क्या? मैं ये बताना चाहूँगी कि ये बेसिकली विटामिन ए डेरिवेटिव है। अब अगर हम इसकी पोटेंसी की बात करें तो ये काफ़ी क्लासिफ़िकेशन है इसकी। जैसे ग्रेड 1 में ईस्टर होते हैं, जैसे रेटिनाइल पामेटेट होती है, फिर उससे स्ट्रॉन्ग होती है रेटिनॉल, फिर इससे स्ट्रॉन्ग होती है रेटिनल्डिहाइड और सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल होती है ट्रेटिनोइन जो हम मेडिकल स्ट्रेंथ में देते हैं। तो आपको अगर ये मॉलिक्यूल यूज़ करना है, तो आप मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर से पूछो कि आपकी एज के हिसाब से कौन-सी प्रिपरेशन सबसे अच्छी है। तो कोई भी अगर अपने आप से अगर ये क्रीम्स लगाएगा, तो उसको भी सेंसिटिविटी हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो आजकल हर दिन कोई नई ब्रांड आती है और कोई नई एंडोर्समेंट चल रही होती है। तो हर हर इन्फ्लुएंसर के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो मेरे पास 20 इयर्स की लेडीज़ आती हैं, जो कि ऑलरेडी विटामिन सी लगा रही हैं, नाइसिनामाइड लगा रही हैं और रेटिनॉल भी लगा रही हैं और उनके काफ़ी सारी और सप्लीमेंट्स ले रही हैं। फिर वो हमारे पास आती है कि हम और क्या ऐड करें।
तो अच्छा। तो मतलब ये बहुत हाँ। ही मुश्किल टाइम है कि इतना प्रेशर है आजकल यंगस्टर्स के ऊपर टू हुँ, लुक गुड कि दे जस्ट वांट टू डू एनीथिंग हुँ, एंड ट्राई एनीथिंग। तो हमें ये समझना ज़रूरी है हमारी स्किन की जो पीएच है और कुछ भी ओवर द काउंटर आप जैसे बेकिंग सोडा लगा के आ जाते हैं पिंपल्स के ऊपर पेशेंट्स मेरे पास। अब उसकी पीएच हमारी स्किन की पीएच से मैच नहीं करती है। एप्पल साइडर विनेगर लगाते हैं लोग एक्ने के ऊपर, तो ये आपकी स्किन को बिल्कुल खराब कर सकती है, बर्न कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें एब्सोल्यूटली नहीं करनी है। हुँ। कोई भी इस तरह की चीज़ें जो आपकी स्किन को बर्न कर सकती है, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएँ और उनसे एक अपने ऐज के हिसाब से आप स्किन रूटीन फ़ॉर्मुलेट करके दैट इज़ हाउ आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो क्या 25 साल की उम्र से पहले एंटी हुँ। एजिंग प्रोडक्ट्स शुरू करने चाहिए? इट्स फ्रीक्वेंसी व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब आप कितना फ्रीक्वेंटली ले रहे हैं। जैसे 25 की उम्र में अगर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि आप वन्स वीकली यूज़ कर सकते हैं विटामिन ए। उसमें कुछ प्रॉब्लम बिकॉज़ ये प्रिवेंटिव तरीके से काम करती है। ये बेसिकली जो हमारी सेल की टर्नओवर होती है जैसे कि जिसकी वज़ह से हमारी ऊपर की जो स्किन होती है फ्रेश बेबी स्किन दिखती है। क्योंकि हमारी स्किन नेचुरल तरीके से भी टर्नओवर अपनी करती होती है, जो कि विथ एज स्लो डाउन हो जाती है। तो अगर हम ये वाले मॉलिक्यूल्स या ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो सेल्स के ऊपर की जो डेड स्किन होती है, उसको ये निकालती है। तो आपकी स्किन और भी फ्रेश और डूई और ग्लोई दिखती है। तो अगर आप इसको यंग एज से ही शुरू करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लो फ्रीक्वेंसी में विथ अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन एंड रिकमेंडेशन, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है और ये आपकी एजिंग को डिले करती है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको 2 दिन में, 3 दिन में असर दिखाती है। इनफैक्ट ये 6 टू 8 वीक्स में इसका रिज़ल्ट आना शुरू होता है और आपकी इसकी आप अगर देखें तो ओवर द इयर्स आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। तो बोटॉक्स, लेज़र, फिलर्स ये सब किस एज में शुरू करने चाहिए? अगर कई जगह होता है कि आपकी प्रोफेशनल डिमांड होती है, तो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं जिनके लिए यंग लगना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कैमरा को फेस करते हैं और सेलिब्रिटीज़ होते हैं, तो उनके केसेस में इन 20s वो बोटॉक्स स्टार्ट करते हैं। कई बार आजकल जो फिलर्स होती हैं, वो आपके फेस की कॉन्टूरिंग भी करती हैं। जैसे कुछ लोगों की चिन शॉर्ट होती है, जैसे हम इंडियंस में, एशियंस में स्किन हमारी चिन शॉर्ट होती है, तो चिन लेंथनिंग या फिर कॉन्टूरिंग एक अलग टेक्नीक होती है, जिससे हम उसके फेस को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। मतलब बाय ब्यूटी डेफिनिशन वी कैन गिव अ नाइस कॉन्टूर। तो उस केसेस में हम जल्दी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैं पेशेंट को जज नहीं करती। कई बार आपको कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती हैं। जैसे कई बार हमारे कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स हो जाती है जिसमें कि एक तरफ की स्किन अट्रोफीड हो जाती है। तो उन केसेस में या फिर जैसे पिंपल्स होते हैं, कुछ लोगों को एक्ने होते हैं, उसकी वज़ह से गड्ढे पिट बन जाते हैं। तो उस पे भी अगर हम और वो शादी के पहले आते हैं कि हमारी अभी 1 महीने में शादी है डॉक्टर और हमारे स्कार्स, तो यूजुअली तो जो मैं रिकमेंड करती हूँ कि मैं डीपर लेवल पे उसको करेक्ट करती हूँ, जिसमें मैं सुपरफिशियल लेवल के स्कार्स के लिए CO2 फ्रैक्शनल लेज़र करती हूँ और डीप लेवल के स्कार्स के लिए हम बाकी माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं। अब अगर तो वो क्या पेशेंट स्कार्स पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं? 60 टू 80% तक खत्म हो जाते हैं, कितने टाइम पीरियड में? 6 टू 8 मंथ्स। 6 टू 8 मंथ्स में। ओके। और अगर वो पेशेंट कई बार होता है कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं था, 1 महीने के पहले ही आते होते हैं, तो फिर हम उनमें सुपरफिशियल हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन होती है, जो हम उसमें फिल करते हैं, जिससे कि वो स्किन बेसिकली सॉफ्ट दिखती है। ओपन पोर्स खत्म किए जा सकते हैं? सी ओपन पोर्स एक मैनिफेस्टेशन है, वो होता क्यों है? अब जैसे-जैसे आपकी एजिंग होती है, आपकी स्किन की जो केराटिन सेल्स जो होती है, उसके बीच की गैप्स बढ़ जाती हैं और वो प्रोमिनेंट दिखती है। तो आप अगर उसको कम करना चाहते हैं, तो आपको डीपर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। आपकी स्किन जितनी टाइट है, उतने कम पोर्स दिखते हैं। हुँ। तो जितने जैसे-जैसे आप एज होते हो, तो वो आपकी पोर्स ज़्यादा दिखते हैं। जैसे आप एक ऑरेंज को ही पकड़ो, अगर वो टेंडर होता है, तो उसमें मॉलिक्यूल्स कम दिखते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा-सा 3-4 दिन के बाद अगर आप ऑरेंज की स्किन देखते हो, तो कैसे उसमें पोर्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो अगर हमें पोर्स के लेवल पे काम करनी है, तो हमें एक बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट होती है, माइक्रोनेडलिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेज़। अब आप जब इसको लेते हो, तो 3 टू 6 सेशंस में क्या होता है कि ये पोर की श्रिंकिंग करती है। इसका मेन काम श्रिंकिंग नहीं है, पर ये समझना ज़रूरी है कि डीपर लेवल पे काम करती है। आपके कोलेजन को इंक्रीज़ करती है। बेसिकली ये स्किन में इंजरी करती है। जब स्किन में चोट लगती है, आप देखते हैं कि कभी आपको चोट लगती हुँ। है, तो वहाँ पे नई स्किन बनती है। तो इसी तरीके को हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम माइक्रोनीडलिंग के मदद से और रेडियो फ्रीक्वेंसी इन दोनों को यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके एंटी एजिंग बेनिफिट्स लेते हैं इसके। अच्छा, तो ये कितने टाइम का ट्रीटमेंट होता है और कितना परसेंट सक्सेसफुल है? ये एब्सोल्युटली 60 टू 80% सक्सेस रेट है इसका और ये आपकी स्किन को काफ़ी रिन्यू करके और आपकी कोलेजन बूस्टिंग करती है और स्कार्स में 60 टू 80% तक इसका रिजल्ट है, अदरवाइज ये एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी हैं इसके।
तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इनफैक्ट मैं जो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ, मंथली मंथली थ्री सिटिंग्स एंड देन 2 मंथली इंटरवल पे 3 सिटिंग्स। और ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं, ये सब बहुत कॉस्टली होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं? ये एक्चुअली ये मिथ है, इतनी महँगी ट्रीटमेंट्स नहीं होती हैं। ये बेसिकली अगर आप पील की बात करें, जो डीप लेवल पे हम करते हैं, जैसे पील का मतलब होता है, हम एक ऐसी केमिकल लगाते हैं, जो कि आपकी स्किन की डेड स्किन को निकालती है। अब वो अलग-अलग लेवल पे हो सकती है, सुपरफिशियल लेवल पे पील हो सकती है, मीडियम लेवल पे हो सकती है और डीप लेवल पे हो सकती है। अगर हम डीप लेवल की पील करते हैं, तो काफ़ी बेटर रिजल्ट्स होता है, बट ऑफ कोर्स अगेन अंडर सुपरविजन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। अब ये पील जो होती है मार्केट में 3500 से लेके 6000 15,000 तक की अवेलेबल हैं। सो उतनी महँगी नहीं होती है। एक नॉर्मल अगर आप पार्लर में फेशियल्स कराते होते हैं, तो वही आपकी 7-8,000 की होती है। और अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में आप कराते होते हैं, जो कि मेडिकेटेड ट्रीटमेंट है, जो कि हम पिंपल्स के लिए या स्कार्स के लिए करते होते हैं, तो वो काफ़ी इफ़ेक्टिव भी होती है और इकोनॉमिक भी होती है। बिल्कुल। और प्रोडक्ट्स का जो आपने ज़िक्र किया, जैसे आपने कहा कि कुछ आपके पेशेंट्स होते हैं जो कहते हैं बाहर से कोई उनका नोन रिलेटिव या फ्रेंड आ हुँ, रहा है और वो वहाँ से कोई प्रोडक्ट लेके आ रहा है, तो हम ये यूज़ कर लें क्या? प्रोडक्ट्स पे लोग बहुत ज़्यादा बाहर के प्रोडक्ट्स पे लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। हुँ। एक्सपेंसिव भी होते हैं, महँगे भी होते हैं, उनको लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा क्योंकि बाहर का बना हुआ है। मुझे ये बताइए कि क्या जो बाहर के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो इंडियन स्किन के हिसाब से होते हैं और क्या इंडियंस को बाहर बने प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए? उनकी स्किन के लिए सूटेबल हैं? आपको अगर आप बाहर के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप बाहर के डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन से यूज़ करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप किसी कोई रिश्तेदार को फॉलो ब्लाइंडली ना करें। हुँ। आई वांट टू मेक इट क्लियर कि प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम नहीं है, बट वो आपको रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स नहीं चल रही हैं। आप रिकमेंडेशन कौन दे रहा है? कोई इन्फ्लुएंसर जिसके कोई फॉलोवर्स हैं, जो शायद वो खुद लगाते भी नहीं हैं, बट वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये हुआ कि वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अगर आप उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन देखें या देखें, तो वो उनकी वो क्रेडेंशियल भी नहीं है। बट आजकल ये फैशन हो गया है कि हमें सब कुछ करना है। सो कहीं न कहीं उस पे रेगुलराइज़ होना चाहिए और आपको डॉक्टर के रिकमेंडेशन से ही प्रोडक्ट्स यूज़ करनी चाहिए। अगर ब्रांड बहुत महँगा है, बहुत रेप्यूटेड ब्रांड है, हुँ। तो भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आप जाके जस्ट काउंटर से ऐसे ही उठा के उस प्रोडक्ट को घर में लेकर सी ना आएँ। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही मैं। अगर हुँ। ओटीसी प्रोडक्ट होते हैं, तो आप उसमें पर्टिकुलर लेवल तक किसी चीज़ की कंसंट्रेशन डाल सकते हो। लेकिन एजिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ की प्रोडक्ट्स चाहिए होती हैं। तो उस केसेज़ में आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन से यूज़ करो। बट बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जो कि मैं सुनती हूँ, जो कि आप भी जानते हैं। तो वो वाले प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेंसिटिविटी तो हल्दी से भी होती है। रिएक्शन तो पोटैटोज़ से भी होते हैं। सो देन यू नीड टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट इट। बिल्कुल, अब हम स्किन केयर रेजीम पे आ जाते हैं। हुँ। मुझे बताइए कि फेस वॉश, सीरम, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, इसका सही क्रम क्या है यूज़ करने का और सही समय क्या है यूज़ करने का? सनस्क्रीन, सनस्क्रीन का मतलब है हम सन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और स्क्रीन के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? पहले तो ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर हम तो पूरे टाइम घर में ही रहते हैं, क्या हमें फिर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए? और मैं सारे पेशेंट्स को ये समझाती हूँ कि आपको घर में भी सनस्क्रीन लगाना है। आप घर में बैठे होते हो, आप मोबाइल देखते हो, आप लैपटॉप्स देखते हो, आपकी लाइट्स रेडिएशन होती हैं। सो सनस्क्रीन इम्पोर्टेंट है कि आप घर में भी लगाओ। अब सनस्क्रीन में आपको सीक्वेंस की आपने बात करी, तो पहले तो आपको फेस वॉश यूज़ करना है। वो आपकी स्किन के हिसाब से आपको यूज़ करना है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आपको ऐसा फेस वॉश यूज़ करना है जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा और ऑयल ना बनाए। हुँ। फिर अगर आप उसके बाद अगर आप मॉइस्चराइज़र की बात करें, तो ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि अगर हमारी स्किन बहुत ऑयली है, तो हमें और भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको फिर भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है, बट आपकी स्किन टाइप के हिसाब से ज़रूरत है। अब उसके बाद आपको लगाना होता है सनस्क्रीन। तो मैं जो मॉर्निंग रूटीन कहती हूँ कि फेस वॉश के बाद अगर आपको कोई सीरम लगाना है, जैसे आजकल पेप्टाइड बेस्ड सीरम है, या फिर अगर आप लगाना चाहते हैं नाइसिनामाइड या विटामिन सी, तो ये आप फेस वॉश के बाद लगा लें। फिर आप 10 मिनट्स के ब्रेक के बाद, उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाएँ, और अगर आपको ड्राई लगता है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली परत आपकी सनस्क्रीन होती है। अब सनस्क्रीन में आपको ये देखना है कि उसमें 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम देखें, यूवीए ब्लॉकिंग होनी चाहिए, यूवीबी ब्लॉकिंग होनी चाहिए और विजिबल लाइट भी। तो आप यूजुअली एसपीएफ देखते हो, तो एसपीएफ आपकी सिर्फ यूवीबी प्रोटेक्शन देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यूवीए ब्लॉकिंग, जो कि आपको पीए स्टार रेटिंग देखनी चाहिए। यूजुअली 3+ या 4+ पीए स्टार रेटिंग इज़ गुड।
अब नेक्स्ट होती है विजिबल लाइट फिल्टर्स भी होने चाहिए। तो उसके लिए जैसे कि आप आयरन ऑक्साइड है या टिंटेड सनस्क्रीन जो होते हैं, जो थोड़े आपको कॉम्पैक्ट लुक देती है और थोड़ा मेकअप फिनिश भी देती है। तो ये वाले सनस्क्रीन जो होते हैं, ये इस तरह के सनस्क्रीन आपको फुल प्रोटेक्शन देते हैं। तो आपको ये आजकल एंटी पोल्यूटेंट सनस्क्रीन भी आ गई है, तो ये वाली कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना चाहिए। अगर हम नाइट रूटीन की बात करें, तो रात में आप 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। आपका पूरा का पूरा बॉडी रीजनरेट करता है, स्किन रीजनरेट करता है जब आप सो रहे होते हो। अगर आप को बहुत स्ट्रेस है और आपकी नींद अच्छी नहीं है, तो आपका ये सबसे ज़्यादा एजिंग इसकी वजह से होगी आपको। अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जो आपकी एजिंग को फास्ट करती हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप रात में जैसे में हमने बात करी कि रेटिनॉल के बारे में, तो ये वाले प्रोडक्ट्स जो हैं आप रात में स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करते हैं, तो आपको उसको डेली स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मैं जो अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ जब वो मिड 30s या 40s में होते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप 2 दिन से शुरुआत करें और आप कंसंट्रेशन धीरे-धीरे इंक्रीज़ करें। अब 2 दिन जब आप शुरू करते होते हो, तो आपको फेस वॉश के ऊपर रेटिनॉइड्स लगानी है और उसके बाद आप अगर ड्राई फ़ील करते हैं तो आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। अब एक दूसरा टेक्नीक होता है सैंडविच थेरेपी, जिसमें हम पहले मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, फिर रेटिनॉइड लगाते हैं और उसके ऊपर फिर मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। तो इससे क्या है कि रिएक्शन सेंसिटिविटी थोड़ी कम होती है। तो ये आपकी एक एंटी एजिंग रूटीन काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप उसमें पेप्टाइड इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप उसको भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आप बेसिकली पेप्टाइड भी एक प्रोटीन है जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है, तो आपकी स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। फिर आप नाइसिनामाइड, विटामिन सी ये वाली चीज़ों को भी इंक्लूड कर सकते हो। फिर कुछ मेडिसिन्स होती हैं जैसे कि एज़िलिक एसिड वाली क्रीम्स हो गई, सीरम्स हो गए। ये अगर आपकी स्किन में थोड़ी पिगमेंटेशन की कंसर्न है, हम इंडियंस हैं तो हमारी स्किन में हमें बेसिकली पिगमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। वो छोटे से एक ब्राउन स्पॉट्स आ जाते हैं या डीपीएन्स आ जाती है, मेलास्मा हो जाता है। तो इन सारे इंडिकेशन के लिए आपकी बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोक्विनोन या एज़िलिक एसिड। ये सारे आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन से आप ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो आपके मेडिकल कंडीशन के लिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़रूरी है होम रेमेडीज़ की बात करना और डीआईवाईज़ की। हुँ, आजकल डू इट योरसेल्फ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ भी है। हुँ। हल्दी, बेसन, दही कितने असरदार हैं? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हल्दी एक्चुअली देखा जाए तो हमारी दादी-नानी के टाइम से ही हमने ये सुना है कि जब लड़कियों की शादी होती थी तो उनको दही और हल्दी मिक्स करके लगाया जाता था और उससे काफ़ी हद तक फेयरनेस भी होती है। अब भी ऑफ लगाया कोर्स जाता है। अभी भी लगाया जाता है, बट आजकल काफ़ी सारे सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि वो किसी-किसी लोगों को उससे सेंसिटिविटी होती है। तो हल्दी जिसको हम कर्क्यूमिन कहते हैं वो काफ़ी हद तक रूटीन तौर पे सेंसिटिविटी नहीं करती है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप पहले उसकी सेंसिटिविटी टेस्टिंग कर लें। आप पहले उसको मिक्स करके आप कान के पीछे या फिर हाथ में लगा के देखें कहीं आपको रेडनेस या जलन तो नहीं हो रही है। अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप उसको कर सकते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है और इनफैक्ट बेसन और हल्दी से एक स्किन पे शाइन भी आती है और थोड़ी हद तक फेयरनेस भी आती है। घरेलू नुस्खों में पिगमेंटेशन, एक्ने और फाइन लाइन्स का इलाज कितना संभव है? अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपने कुछ लगा लिया फेस पे और आपके फाइन लाइंस और रिंकल बिल्कुल गायब हो जाएँगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। वो रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं गायब हो सकते। हाँ, एक्ने के ऊपर जहाँ तक बात करें तो फुलर्स अर्थ और या जो मुल्तानी मिट्टी कहते हैं वो आपकी ऑयल ग्लैंड्स को थोड़ा ड्राई करती है, तो वो फिर भी इफ़ेक्टिव है। या फिर रोज़ वाटर स्प्रे हो गया, ये आप कर सकते हैं। ये एक कुछ है जो कि मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ और इंडिया में काफ़ी फ़ैशन है, लोगों को लगता है कि हम कुछ खुद से ज़रूर करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। फिर एक दूसरी चीज़ है जैसे कि हनी हो गया, हनी को आप अगर हनी और शुगर को अगर आप स्क्रब के जैसे यूज़ करना चाहते हैं, तो आप लिप में उसको एज़ अ एंटी स्क्रब यूज़ कर सकते हैं, नॉट डेली बट वन्स अ वीक। तो वो आपकी जो डेड स्किन होती है उसको निकालती है और एक अच्छा-सा पिंक लशर आता है। तो ये आप लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। जहाँ फेस की बात करी तो मैं जो यूजुअली रिकमेंड करती हूँ कि आप मुल्तानी मिट्टी लगाएँ या फिर पपाया का मास्क मुझे अच्छा लगता है। जो पपाया के मास्क को आप फ्रूट को आप वो मैश करके उसमें आप थोड़ा-सा हनी मिक्स करके लगा सकते हैं। वो आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करती है और एक अच्छी-सी शाइन देती है। हुँ। और फाइन लाइन्स के लिए, रिंकल्स के लिए? फाइन लाइन्स के लिए तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। उसमें कोई होम रेमेडी नहीं है। कोई होम रेमेडी नहीं है। अच्छा, डीआईवाई में यानी कि डू इट योरसेल्फ में कौन-सा वो इंग्रीडिएंट है जो हर स्किन टाइप को सूट करता है? मिल्क, कच्चा दूध, कच्चा दूध।
वो सब यूज कर सकते हाँ, हैं, जिसको किस हम तरह से? लैक्टिक एसिड कहते हैं, जिसका हम लैक्टिक एसिड पील करते हैं हमारे क्लिनिक में, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, जो आपकी स्किन को बहुत ही लस्टर और एक शाइनी अपीयरेंस देती है। तो आप कच्चे दूध को आप यूजुअली उसको कई बार आप उसमें चोकर या थोड़ा आटा मिक्स करके लगा सकते हैं, जो आपकी स्किन में लगा के 5 मिनट्स के बाद आप उसको वॉश कर सकते हैं। तो ये एक सेफ एंटी एजिंग बोलें या इसको कि स्किन डीआईवाई स्किन केयर बोलें, वो एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो आप कर आजकल लोग सकते हैं। जो पैकेट वाला मिल्क लेते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, हाँ, वो भी यूज़ पास्चराइज्ड? कर सकते हैं। ओके। अच्छा, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या फिर ऑयल्स जो होते हैं वो हुँ। भरोसेमंद होते हैं? अब ऑयल से मुझे इनफैक्ट अगर आपको एक्ने है, तो मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप ऑयल ना लगाएँ क्योंकि वो आपकी स्किन को ऑक्लूड करती है, तो उस आपकी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है। तो आपको अगर ऑयल यूज़ करना है तो बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल वाले ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, वो आप फिर भी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत हेवी ऑयल्स ना लगाएँ क्योंकि आप देखेंगी कि जो पेशेंट्स ये ऑयल्स लगाते हैं, उनको फिर एक्ने और भी ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। हुँ, कुछ एक मिथ्स पर बात कर लेते हैं। हुँ, कुछ लोगों के बहुत सारे हुँ। सवाल हैं जिसमें कुछ लोगों ने ये जानना चाहा है कि धूप से बचाव के लिए क्या सिर्फ सनस्क्रीन ही काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सनस्क्रीन लगाएँ, आप अपने आप को यूवी प्रोटेक्शन कवर्स होते हैं, क्लोथिंग होती है, आप उसको पहनिए। आप वाइड ब्रिम हैट लगाइए। आप धूप में जाते हैं तो आप स्क्विंट करते होते हैं, आप कई बार ऐसे करके देखते होते हैं बिकॉज़ आपको बहुत तेज़ धूप लगती है। तो आप देखेंगे ऑक्यूलर लाइन्स बहुत प्रोमिनेंट हो जाती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा धूप में होते होते हैं। तो आप सनग्लासेस लगाएँ, आप अपने आप को कवर करें। मोर देन दैट और भी क्या इम्पोर्टेंट है कि आप अगर गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, तो आप कार में शील्ड्स लगाएँ। फिर आप सनस्क्रीन को रिपीट करें। अगर आप एक बार सनस्क्रीन लगाते हैं तो वो सिर्फ़ 2 घंटे के लिए ही काम करती है। तो पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं हम तो सनस्क्रीन लगाते हैं, हम सब कुछ करते हैं फिर भी हमारी टैनिंग हो जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप रिपीट करते हैं या नहीं करते और आप क्वांटिटी कितनी लगाती हैं और आप सही सनस्क्रीन लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। एक क्वेश्चन था कि शुगर या डेयरी से स्किन एजिंग तेज़ होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। आप ये देखिए जो शुगर होती है, वो आपके हमारी स्किन में 2 इम्पोर्टेंट पार्टिकल होते हैं कोलेजन और इलास्टिन जिसके ऊपर पूरा मार्केट है। तो अगर ये कोलेजन और इलास्टिन आपकी शुगर जो होती है बेसिकली इसको तोड़ती है, कम करती हैं इसकी कॉन्सन्ट्रेशन को। तो हुँ, ये बहुत ही प्रूवन फैक्ट है कि शुगर अगर आप कम लेते हैं तो आपकी एजिंग डिले हो जाती है। इन फैक्ट इट इज़ सेड शुगर इज़ द न्यू टोबैको। हुँ। तो शुगर अगर आप अवॉइड करते हैं तो काफ़ी हद तक आप देखेंगे जो लोग शुगर नहीं लिया है जिन्होंने, उनकी स्किन में एक अलग सी शाइन होती है, उनकी एजिंग डिलेड हो जाती है। तो काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि आजकल ऑफ शुगर चल रहे हैं और बोल भी रहे हैं और ऑफ डेयरी भी चल रहे हैं। पर आपको ये भी देखना चाहिए कि आपकी बाकी चीज़ों की रिक्वायरमेंट जैसे कैल्शियम हो गया, प्रोटीन, वो आप कितना ले रहे हैं। हुँ। वो सारी आपकी चीज़ें कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही हैं। सो आपको सारा डाइटरी, न्यूट्रिशन सब कुछ का एक जो आपका सेफ लिमिट है जो लेना चाहिए, आप उतना ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें लेना चाहिए और कोई भी शॉर्ट टर्म गोल के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। क्या मेलानिन ज़्यादा होने से एजिंग स्लो होती है? मेलानिन इनफैक्ट अगर हम देखें तो आजकल लोगों को ये समझ भी आ रहा है कि जितनी इंक्रीज़ मेलानिन है, उतना अच्छा है बिकॉज़ वो आपकी स्किन को काफ़ी प्रोटेक्शन ऑफ़र करती है। तो मेलानिन जो है अगर आप देखेंगे तो वो एजिंग को तो नहीं ख़त्म कर सकती है, रोकती भी नहीं है। बट ये ऑफ़ कोर्स मेलानिन आपकी स्किन के प्रोटेक्शन के लिए ज़रूर इम्पोर्टेंट है। एक सवाल ये भी आया था कि क्या नहाने का समय या पानी का टाइप स्किन पर असर करता है? हार्ड वाटर तो ऑफ कोर्स असर करता है। हुँ, आपको कैसे पता लगा सकते हैं, आप देखेंगे कभी आप अगर आपकी वाटर हार्ड है और आप नहा रहे हैं, तो आपका साबुन निकलता नहीं है। कपड़े में ऐसा लगता है जैसे कुछ लगा हुआ ही है। तो ये आपका वाटर को चेक करना चाहिए कि वो हार्ड वाटर तो नहीं है कहीं। क्योंकि हार्ड वाटर से देखेंगे कि आपकी हेयर फ्रिज़ी लगते हैं, आपकी स्किन बहुत ही ड्राई लगती है। तो वाटर का कहीं न कहीं असर होता है पर उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। जिन लोगों को कॉस्मेटिक्स नहीं सूट करते हैं, बहुत सारे लोग कॉस्मेटिक्स से एलर्जिक होते हैं या प्रोडक्ट से एलर्जिक होते हैं, वो क्या करें? देखिए एक टेस्टिंग होती है जिसमें हम आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं, सेंसिटिविटी टेस्टिंग कर सकते हैं, उसकी पैच बैटरी ऑफ टेस्ट होती हैं। तो उसमें लगा के हमें ये पता लग सकता है कि आपकी कौन-सी इंग्रीडिएंट से आपको रिएक्शन हो रही है। आप उसको अवॉइड करके बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट इसमें आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। इंडिया इनफैक्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो कई बार मुझे लगता है जो आप पूछना चाह रहे हैं कॉस्मेटिक्स जो होती है उसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है, जिसको हम कहते हैं पिगमेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो धीरे-धीरे करके उनके यहाँ पे फोरहेड्स के आस-पास पिगमेंटेशन आ जाती है, नेक के आस-पास पिगमेंटेशन आ जाती है और ये बहुत ही धीरे-धीरे होती है। तो उसमें 2 इम्पोर्टेंट कल्प्रिट होते हैं मस्टर्ड ऑयल और दूसरा हेयर कलर और तीसरा
पिगमेंट्स जो कि कॉन्टैक्ट आपकी जो भी आप बहुत ज़्यादा मेकअप करते होते हैं, तो हम इन तीनों चीज़ों को हम आपसे पूछते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा असर आ सकता है। ऑफ कोर्स उसके साथ मेडिकल थेरेपीज़ भी लगती हैं, बट ये मुख्य कारण है जो आपके स्किन में पिगमेंटेशन आ सकती है इनकी वजह से भी। और बहुत सारे लोगों को डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। वो एजिंग का ही मैनिफेस्टेशन है, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, जो ब्राउन स्पॉट्स, डीपीएन्स कहते हैं, ये फ्रेकल्स होंगे, लेंटिजेंस होते हैं, आपकी स्किन पे आते हैं। तो हम इंडियंस को सबसे पहले यही सारी चीज़ें आती हैं, जो आपकी आजकल मैं देखती हूँ कि 20s में भी आ जाते हैं लोगों को, जो पहले 30s में होते थे। तो ये इनफैक्ट काफ़ी प्री मैच्योर एजिंग भी होने लगी हैं। लेकिन सबको नहीं होते हैं। हाँ, सबको नहीं होते। ऑफ तो कोर्स इट्स जिन लोगों जेनेटिक्स। को होते हैं उनको क्यों होते क्यों हैं? जेनेटिक्स, इट्स जेनेटिक्स, आपके पेरेंट्स को भी होते हैं, तो वो आपको होते हैं। आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आपका सन एक्सपोज़र कितना है, आप रूटीन कैसी है, आपका स्ट्रेस कैसा है, तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। तो डार्क स्पॉट्स दूर किए जा सकते हैं? कम किए जा सकते हैं। किस चीज़ से? डार्क स्पॉट्स जो आपके होते हैं उसके लिए हम बहुत सारी लेज़र थेरेपीज़ करते हैं। एक होता है क्यू स्विच लेज़र, एक होती है जिसमें हम लेज़र टोनिंग करते हैं, जिसमें कि आपके पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स को हम दबा देते हैं। लेकिन उसको आपको करते रहना पड़ता है। फिर फ्रेकल्स को हम उससे ट्रीट भी कर सकते हैं। और अगर हम सिंपल चीज़ों की बात करें तो बहुत सारे पील्स होते हैं जो आपके डॉक्टर आपको करते हैं, जिससे कि आपके पील्स की वजह से आपके पिगमेंट फॉर्मिंग सेल्स को हम सप्रेस कर सकते हैं। डार्क स्पॉट्स के लिए कोई होम रेमेडी सजेस्ट करिए। पोटैटो जूस, इनफैक्ट पोटैटो में ऐसे इंग्रेडिएंट है जो पिगमेंटेशन को कम करती है, या फिर जैसे क्यूकम्बर है वो भी पिगमेंटेशन को कम करती है। तो इसके आप जूस निकाल के स्पॉट एप्लीकेशन कर सकते हैं, अगर आपको सेंसिटिविटी नहीं है तो। इंडिया में स्किन हेल्थ को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? टूथपेस्ट लगाना एक्ने के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है जो मैं देखती हूँ। और लोगों को गलतफ़हमी है कि हम कभी नेचुरल चीज़ें लगाएँगे तो हम एज नहीं होंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी चीज़ के ऊपर अगर हमने कोई ऐसी चीज़ें हमने अगर मार्केटिंग करी कि वो बिल्कुल ही नेचुरल है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल कुछ भी नहीं है। जो हमने दूध की बात करी, जैसे दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अगर हम उसको करते हैं तो हम केमिकल पील बोलते हैं, अगर आप घर में उसको कच्चा दूध लगाते हो, तो आप कहते हो बिल्कुल ही नेचुरल है, तो यही डिफ़रेंस है। अच्छा, 3 गोल्डन रूल्स जो आप हर किसी को देना चाहेंगे। ईट वेल, स्लीप वेल एंड एक्सरसाइज़। बिगिनर्स के लिए सिर्फ ₹500 में बेस्ट स्किन केयर रूटीन क्या हो सकता है? बिगिनर्स के लिए इन योर 20s है ना, जो अगर बहुत ही यंग है तो उनको सिर्फ एक सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत है। फेस वॉश बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता, आप एक सनस्क्रीन ज़रूर लगाएँ, वो बहुत ही पावरफुल एंटी एजिंग टूल है। कौन-सी एक आदत है जो आज ही छोड़ देनी चाहिए? आपकी स्किन सिगरेट हेल्थ के पीना, हिसाब से? सिगरेट पीना, और जो लोग स्मोक नहीं करते हैं उनके लिए? अल्कोहल, जो जो टीटोटलर है उनके लिए नॉन चाय। ब्लैक टी भी नहीं, लेमन टी भी नहीं? ब्लैक टी, लेमन टी फिर भी ठीक है, ब्लैक टी, लेमन टी कर सकते हैं, बट डेयरी प्रोडक्ट्स अगर आप वो भी कम कंज़्यूम करें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। कॉफ़ी चलती है? कॉफ़ी ठीक है? कॉफ़ी ठीक है। ब्लैक कॉफ़ी कॉफ़ी इज़ फाइन। कॉफ़ी आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में भी यूज़ हो रही है। हाँ, कैफ़ीन क्या वाक़ई आजकल काम करती एक्सफोलिएशन है? एजेंट की जैसे यूज़ होती है और स्किन को टाइटनिंग करती है, उसके लिए यूज़ होती है। इनफैक्ट बहुत सारे आजकल एक्सफोलिएंट आए हैं जो कि आपके कैफ़ीन रिच होते हैं और वो आपकी स्किन को शाइन भी देती हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बट किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम तब होती है जगर अगर आपकी स्किन को सेंसिटिविटी है। वन साइज़ डज़ नॉट फिट ऑल। अगर आपको कोई चीज़ सूट करती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके फ्रेंड को भी वही सूट करे। हुँ। हो सकता है उनको प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पे इसीलिए एक टेलर मेड अप्रोच की ज़रूरत होती है। तभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके आपको अपनी स्किन के हिसाब से, आपकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट और एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन लेके शुरू करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जो कुछ भी मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स जो लगा रहे हैं, आप वही शुरू करो। आप अपनी स्किन के हिसाब से एक रिकमेंडेशन लेके मैं अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, फिर आप उसके हिसाब से स्टार्ट करिए। लेकिन कॉफ़ी और चॉकलेट ये स्किन के लिए अच्छे होते हैं? बेसिकली एक्ने जो एक कंडीशन होती है, जैसे ये आपकी जो चॉकलेट्स होती हैं, ये आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को इंक्रीज करती हैं, ये आपके बेसिकली एक्ने को इंक्रीज करती हैं। तो उस केसेस में हम कहते हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, चॉकलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आप ना लो। खाना नहीं है लेकिन लगा सकते हैं? आजकल बहुत सारी चीज़ों में लगाने के लिए भी यूज़ मैं हो उसको रही हैं। एंडोर्स नहीं करती। देयर इज नॉट मच साइंस टू इट। अच्छा। और कौन-सी
वो चीज़ें हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जब आप कॉस्मेटिक लेने जाते हैं? कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको कॉस्मेटिक में ज़रूर देखने चाहिए अगर आप एंटी एजिंग कोई कॉस्मेटिक या कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं? अगर आप जैसे कि आप अगर एंटी एजिंग क्रीम्स ले रहे हो, तो आप उसमें देखो कि आपकी ट्रेटिनोइन की कॉन्सेंट्रेशन या रेटिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ना? तो अगर आप शुरुआत करते हो, तो आप ये कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली 4% तक जाता है, बट जब आप शुरुआत करते हो, तो आप लो परसेंटेज से शुरू करो और आप शुरुआत में डेली मत लगाना शुरू करो। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी होगी उसमें प्रिजर्वेटिव तो नहीं है, उसमें बेस क्या है? आप ये भी देखना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ की अगर नेचुरल बोल के काफ़ी सारी उसमें इंग्रीडिएंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेडिकेटेड होती हैं। हुँ। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें बहुत सारे स्मेल फ्रैग्रेंस नहीं होनी चाहिए क्योंकि कभी बहुत ज़्यादा फ्रैग्रेंस होती हैं तो फिर आपकी वो सेंसिटिविटी कर सकती है स्किन में, रिएक्शन कर सकती है। तो जितनी ही आप हाइपोअलर्जेनिक सब्सटेंसेस यूज़ करें प्रोडक्ट्स में, वो सेफ होता है। तो एंटी एजिंग प्रोडक्ट में कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो पेप्टाइड्स ज़रूर होने चाहिए और किस कॉन्सेंट्रेशन में होने चाहिए? वो कॉन्संट्रेशन आप जैसे आप शुरू करेंगे तो आपकी कॉन्संट्रेशन वो आपकी स्टार्टिंग में बहुत हाई कॉन्संट्रेशन नहीं होनी चाहिए। जो आप कॉस्मेटिक्स लेते हैं उसमें उस स्ट्रेंथ में होगी नहीं बिकॉज़ ये प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ है। तो ओटीसी जो होती है ओवर द काउंटर प्रोडक्ट उसमें वो कॉन्संट्रेशन होगी नहीं। यूजुअली आपको ये पेप्टाइड या ब्राइटनिंग इंग्रीडिएंट हो गए, नाइसिनामाइड या आपकी एज़िलिक एसिड हो गई या इसकी लो कॉन्संट्रेशन मलबरी एक्सट्रैक्ट, ये सारी कोजिक एसिड, ये सारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये आपकी प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ में यूजुअली जो पिगमेंटेशन के लिए हम रेकमेंड करते हैं, वो नहीं होंगे। आपके नेचुरल शिया बटर, कोको बटर या फिर आपकी ग्लिसरीन हो गई या फिर आपकी इंग्रेडिएंट जैसे कि आजकल बाकुचियोल, रेटिनॉल ये सारी कॉन्संट्रेशन होती हैं यूजुअली जो आप देख सकते हैं, जो आप एज़ अ बिगिनर या फिर पेप्टाइड जो आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग है। तो ये सारी एंटी एजिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सेफ हैं और ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन कंप्लेन लोगों की होती है जो एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं कि कुछ दिन यूज़ किया तब तक स्किन ठीक थी और उसके बाद स्किन जिस दिन छोड़ा, उस दिन से डल और लाइफलेस हो गई है। आप कोई भी चीज़ अगर स्टार्ट करते हैं तो शुरू-शुरू में आपको थोड़ा ग्लो आएगा, फिर वो स्किन को कुछ उससे ऊपर की चीज़ चाहिए होती है। सिर्फ़ क्रीम्स लगा के कोई भी एंटी एजिंग गोल्स अचीव नहीं कर सकता है। पहले तो हुँ। मैं ये क्लियर करना चाहूँगी। आपको उसके साथ कोई ना कोई मशीन बेस्ड या कोई ना कोई और भी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए तभी आपकी एंटी एजिंग प्रोटोकॉल कंप्लीट होगी। तो सिर्फ़ क्रीम से तो एंटी एजिंग नहीं हो सकता। दैट इज़ द रीज़न कि आपको लगता है कि कुछ टाइम में हमें कोई असर नहीं आ रहा। हुँ। क्योंकि स्किन को उसकी आदत हो जाती है। फिर आपको उसके ऊपर की चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि आप अगर उसमें CO2 फ्रैक्शन लेज़र इंक्लूड कर लें या फिर आप माइक्रोनीडलिंग इंक्लूड कर लें, तो आप देखेंगे आपकी ग्लो एक अलग लेवल पे हो जाती है। क्योंकि बेसिकली आपको आपके फेस पे वो जो डल चीज़ें होती हैं, जो ऊपर की डल लेयर है, वो निकालने की बहुत ही ज़रूरत होती है। तो आपकी डेड स्किन निकलती है, तो आपके अंदर से जो फ्रेश स्किन होती है, वो आपको शाइन और लस्टर देती है। तो सेल टर्नओवर पे काम करें, अगर इसके ऊपर हम काम करते हैं, तो ही आप की स्किन हमेशा के लिए सप्पल रहेगी। मैं चाहती हूँ कुछ होममेड रेमेडीज़ आप व्यूअर्स को ज़रूर बताइए। एक्ने के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, गोरा होने के लिए क्योंकि ग्लूटाथायोन का जितना ज़िक्र हुआ है उसमें ये गोरा होना बहुत ही बहुत ये बार उसका ज़िक्र हुआ है, बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न भी होता है उसके लिए और एंटी एजिंग के लिए। इन ये 5 चीज़ों के लिए एक-एक रेमेडी बता दीजिए, अ, अच्छी जो मोस्ट पावरफुल रेमेडी हो। ओके। सबसे पहले ग्लूटाथियोन की बात कर रहे थे, तो ग्लूटाथियोन सिर्फ़ आप नेचुरल डाइट भी होता है जिसमें आप ग्लूटाथियोन अवेलेबल है। जैसे कि बेल पेपर्स हो गया और एवोकाडो हो गया या फिर आपके नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, इसमें भी काफ़ी मात्रा में ग्लूटाथियोन होती है। इनफैक्ट फ्रूट्स में भी होती हैं, तो आप इसको कंज़्यूम करें। कौन-कौन से नट्स, कौन-कौन से फ्रूट्स में ग्लूटाथायोन आप होता है? आपकी जो ग्लूटाथियोन आपके बेल पेपर्स में रेड और ग्रीन दोनों में होती हैं। आप वॉलनट्स में होता है, आप एवोकाडो में होता है, फ्रूट्स में होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में ग्लूटाथियोन होता है, तो आप इनको कंज़्यूम करें। इनफैक्ट कोशिश ये करें कि आप इनको रॉ कंज़्यूम करें क्योंकि जब हम कुक करते हैं, तो आपके बहुत सारे न्यूट्रिएंट लॉस हो जाती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो आप उसको कच्चा खाएँ। हुँ, तो ये आपका नेचुरल सोर्स हो गया ग्लूटाथियोन का। हुँ। अब बात करते हैं स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए तो तो जो इससे फेयरनेस मतलब जो आ फेयरनेस सकती है, वाला आ सकती कंसर्न है, है। आ सकती है। लेकिन आई वांटेड कि आप कोई एक रेमेडी वो भी बताइए जो अप्लाई की जा सकती है। तो अगर आप मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, तो वो आपका एक्ने के लिए भी अच्छा है और दैट इज़ ऑल्सो लाइक वन एंटी एजिंग।
Okay. अब उसे स्पॉट्स की मिलाना क्या है, कोई मुल्तानी मिट्टी रेसिपी? के, हाँ मैं बताती हूँ, मुल्तानी मिट्टी के ऊपर आप लगा सकते हैं, रोज वाटर मिक्स कर सकते हैं, एंड 1 स्पून ऑफ मिल्क, मेक अ पेस्ट, और उसको आप अपने फेस पे लगाइए। 5 to 10 मिनट्स के बाद आप इसको रिंस ऑफ करेंगे, आप इमीडिएटली आपको लगेगा कि आपकी स्किन थोड़ी टाइट फील हो रही है। ये कोई भी ट्रीटमेंट परमानेंट नहीं है और इसकी परमानेंट फायदे नहीं हैं, बट ये टेम्पररी होती हैं, और ये अगर आप DIY करना ही चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। अब पिगमेंटेशन की बात आती है तो उसमें अगर आप जैसे खीरा होता है, खीरे को ग्रेट करके उसकी जूस को आप अगर लगाते हैं अपने स्पॉट्स पे, तो वो थोड़े हद तक रिडक्शन कर सकती है। मैं यहाँ पे ये भी बोलना चाहूँगी, ये 100% रेमेडी नहीं है। हुँ। दिस इज़ ओनली व्हेन यू रियली वांट टू डू समथिंग, तो आप ये कर सकते हैं। फिर कच्चा आलू अगर आप वहाँ पे लगाएँ तो वो भी आपकी पिगमेंटेशन को कम करती है। हुँ। तो स्किन फेयर करना हो गया, पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने एक्ने के लिए मुल्तानी मिट्टी मैंने बताया। वो भी उसी में काम करेगा। एंटी एजिंग, एंटी एजिंग के लिए जहाँ तक मैंने पहले भी रिंकल्स बताया, एंटी एजिंग? रिंकल्स एंटी एजिंग में आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग चिया सीड्स के वाटर को सोक करके उसके पानी को लेके लगा रहे हैं, जो कि थोड़ी मेसी सी क्वालिटी होती है, एंड दैट लीड्स टू लिटिल शाइनिंग ऑफ द स्किन। बट एंटी एजिंग में कोई भी होम रेमेडी नहीं है जो आपकी आपको ठीक करे। एंटी एजिंग में एक चीज जो काम कर सकती है, आपकी मॉइस्चर लेवल कैसी है। तो आप मॉइस्चराइजर के लेवल पे काम कर सकते हैं, जैसे आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है सब, तो वो सप्पल लगती है, तो आपके रिंकल्स भी कम दिखते हैं। तो जैसे-जैसे हम एज होते हैं, हमारे ऑयल ग्लैंड सूख रहे होते हैं। तो जब हमारे ऑयल ग्लैंड सूखते हैं, तो ऑयल ग्लैंड के सूखने की वजह से हमारी स्किन ड्राई लगती है। तो हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हम मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ। और जहाँ तक मैंने आपको बताया कि कच्चा दूध लगाना जिसमें लैक्टिक एसिड है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, वो एक एंटी एजिंग के जैसे आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। घर का बना कोई बेस्ट मॉइस्चराइज़र? ग्लिसरीन यूज़ कर सकते हैं आप। So, Dr. Rashmi, I think it was a wonderful conversation with you. हमारे व्यूअर्स को आज के इस कॉन्वर्सेशन से ज़रूर प्रोडक्ट्स के बारे में, ट्रीटमेंट्स के बारे में और होम रेमेडीज़ के बारे में अच्छी और एक्सटेंसिव जानकारी मिली होगी, बिकॉज इट इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द डर्मेटोलॉजिस्ट, अ रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट, राइट फ्रॉम डॉक्टर्स माउथ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर, एंड आई विश हम दर्शकों को काफ़ी सारा हेल्प मिलेगा इससे। थैंक यू। थैंक यू। तो हम उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी इससे मिली होगी। अगर किसी भी सब्जेक्ट पर, आपके मन पसंदीदा सब्जेक्ट पर आप पॉडकास्ट चाहते हैं तो डू कमेंट। आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।